हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर की स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया भारत में राज्य राजनीति नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि आपका डीएसई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और अदर किसी सब्जेक्ट को भी समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड सेमेस्टर की स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट के चैप्टर नंबर 2 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने इसकी फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा राज्य पुनर्गठन और राज्यों का गठन को लेकर रहने वाला है, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम भारत की राजनीति के एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारा रहने वाला है राज्य पुनर्गठन और राज्यों का गठन। तो आज जो भारत हमारे सामने है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। तो आज़ादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी देशी रियासतों को जोड़ना और राज्यों को नए सिरे से संगठित करना। तो चलिए इस रोमांचक कहानी को विस्तार से समझते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे भारत आज का संघीय देश है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। तो जैसे कि आप जानते हैं, भारत एक संघीय देश है जहां शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच में बटी हुई है। आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यह संख्या हमेशा से ऐसी नहीं थी। तो हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित है प्रदेश है, लेकिन आज़ादी के समय स्थिति बिल्कुल अलग थी। स्वतंत्रता के बाद राज्यों का गठन और पुनर्गठन एक लंबी राजनीतिक व ऐतिहासिक प्रक्रिया रही। तो जो राज्यों का गठन और पुनर्गठन है वो एक लंबी राजनीतिक और ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है। तो स्टूडेंट, कल्पना कीजिए कि आप 1947 में खड़े हैं, एक नया देश आजाद हुआ है, लेकिन नक्शे में सैकड़ों टुकड़े बिखरे हुए हैं। कई देशी रियासतें हैं, कई ब्रिटिश प्रांत, और इस बिखरे हुए पजल को एक मजबूत तस्वीर बनाना था, और यही थी भारत की असली चुनौती। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्यों के पुनर्गठन व गठन के इतिहास को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं राज्य का पुनर्गठन व गठन किस तरीके से हुआ। 1947 में आजादी के समय भारत के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। तो आजादी के बाद भारत के सामने दो चुनौतियां आई, एक हमारी देशी रियासतों का एकीकरण, दूसरा हमारा आया राज्यों का प्रशासनिक पुनर्गठन। तो प्रारंभ में 1950 के संविधान लागू होने पर भारत को चार प्रकार के राज्यों में बांटा गया। तो जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो उस समय राज्यों को चार भागों में बांटा गया। पार्ट ए ब्रिटिश प्रांत, जिसमें कि हमारे 9 राज्य थे। पार्ट बी जो कि देशी रियासतें थी, जिसमें हमारी 8 राज्य थे। पार्ट सी जो कि छोटे प्रांत रियासतें थी, जिसमें हमारे 10 राज्य थे। और पार्ट डी हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बाद में जनता की मांग और भाषा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो ये तो था हमारा राज्यों के पुनर्गठन व गठन का इतिहास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है देशी रियासतों का विलय। तो अब हम बात कर लेते हैं देशी रियासतों के विलय के बारे में। तो स्वतंत्रता के समय लगभग 562 देशी रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के प्रयासों से इन रियासतों का भारत संघ में विलय हुआ। तो आजादी के समय भारत में 562 देशी रियासतें थी। तो वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जी ने कूटनीति और राजनीति से इन्हें भारत में मिलाया। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर जैसी रियासतों का विलय संघर्षपूर्ण रहा। परिणाम यही हुआ कि भारत एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभरा।
तो स्टूडेंट सोचिए, अगर उस समय देशी रियासतें अलग हो जाती तो आज भारत सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता। तो पटेल को इसलिए भारत का लौह पुरुष कहा गया है, क्योंकि उन्होंने इन रियासतों को जोड़कर भारत की असली तस्वीर बनाई है। तो ये तो हमारा देशी रियासतों का विलय हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्यों के गठन व पुनर्गठन का संवैधानिक प्रावधान। तो जो राज्यों का गठन व पुनर्गठन किया गया, उनका संवैधानिक प्रावधान क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 और 3 राज्यों के गठन और पुनर्गठन की शक्ति देता है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 है, वो कहता है कि नए राज्यों को संघ में शामिल किया जा सकता है। साथ ही जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 है, वो कहता है कि संसद राज्य की सीमा बदल सकती है, नया राज्य बना सकती है, राज्यों का विलय विभाजन भी कर सकती है। तो संसद को निर्णय लेने से पहले संबंधित राज्य की विधानसभा की राय लेनी होती है, परंतु यह राय बाध्यकारी नहीं है। तो स्टूडेंट आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए इसको। जैसे कि 1956 में जब आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया था, तो यह संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हुआ था। तो यही था हमारा राज्यों के गठन व पुनर्गठन का संवैधानिक प्रावधान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भाषा आधारित नए राज्यों का गठन व पुनर्गठन की मांग। तो अब हम बात कर लेते हैं भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। तो स्वतंत्रता के बाद जनता ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग शुरू करी। तो आजादी के बाद जो जनता थी उसने भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठाई। 1953 में आंध्र प्रदेश पहले भाषा आधारित राज्य के रूप में उभरा। तो जो पहला भाषा आधारित राज्य बना था वो तेलुगु भाषी क्षेत्र आंध्र प्रदेश बना था। फिर उसके बाद 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि फजल अली कमीशन गठित हुआ। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम से 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो जो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उससे भारत में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। बाद में भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर और भी राज्य बने, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा आदि। ये सभी हमारे भाषा और संस्कृति के आधार पर बने राष्ट्र हैं। तो स्टूडेंट कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति तेलुगु भाषी है लेकिन उसे मद्रास प्रांत से अपना लगाव नहीं था। तो उसने मांग की हमारी भाषा के आधार पर अपना राज्य चाहिए। तो यही आंदोलन भाषा आधारित राज्यों की नींव बना। तो यही था हमारा भाषा आधारित नए राज्यों का गठन व पुनर्गठन की मांग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कितने और नए राज्यों का गठन। तो अब हम बात कर लेते हैं कितने और नए राज्यों का गठन हुआ। तो सबसे पहले हमारा हुआ 2000 में 3 नए राज्य बने, झारखंड, उत्तराखंड जो कि अब उत्तरांचल है, और छत्तीसगढ़। तो झारखंड को बिहार से अलग किया गया, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया। 2014 में फिर तेलंगाना बना जो कि जिसको आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। तो आज भी कई क्षेत्रों से नए राज्यों की मांग उठती है, जैसे कि विदर्भ की जो कि महाराष्ट्र से, गोरखालैंड जो कि पश्चिम बंगाल से, बुंदेलखंड जो कि यूपी एमपी से, हरित प्रदेश जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। लेकिन हर मांग पूरी नहीं होती क्योंकि यह राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक संतुलन का सवाल है। तो यही था हमारा कितने और नए राज्यों का गठन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे राज्यों का गठन और पुनर्गठन भारत की लोकतांत्रिक ताकत और लचीलेपन को दर्शाता है। तो जो राज्यों का गठन और पुनर्गठन है वो लोकतांत्रिक ताकत दिखाता है। भारत की विविधता को ध्यान में रखकर ही राज्यों का निर्माण किया गया है। तो जो भारत है उसमें भाषा, संस्कृति, क्षेत्रीयता इन सभी को ध्यान में ही रखकर राज्यों का निर्माण किया गया है। इससे जनता को अपनी भाषा और संस्कृति के अनुसार शासन का अनुभव भी मिला है। लेकिन लगातार नई मांगे इस बात का संकेत है कि भारत का संघीय ढांचा अभी भी गतिशील है। तो स्टूडेंट भारत की कहानी एक चलते फिरते नक्शे की तरह है। हर समय इसमें नई रेखाएं खींची जाती है, नए राज्य बनते हैं, नई पहचान जुड़ती है। यही है भारत की असली ताकत, विविधता में एकता। तो स्टूडेंट ये था अध्याय राज्य पुनर्गठन और राज्यों का गठन। इसमें हमने समझा कि भारत कैसे अपनी देशी रियासतों के बिखरे हुए नक्शे को एक मजबूत एकीकृत राष्ट्र में बदलता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है।
और साथ ही हमारी यूनिट नंबर सेकंड भी कंप्लीट होती है। क्योंकि यूनिट नंबर सेकंड में टोटल हमारा एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो यही थी हमारी सेकंड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई डाउट या किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।